हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कई लोगों ने मुझे बोला कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? हम जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं, नेचर, स्वभाव, हमारा एक पर्सोना होता है। हम कहते हैं कि यार ये ऐसा आदमी है, ये वो वैसा आदमी है, ये अच्छा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये बुराई है। तो हम उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्वभाव की बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत सभी में हम मतलब कई लोग जैसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं जो थोड़ा जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, कई लोग थोड़ा हार्मफुल बिहेवियर को अवॉइडेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये सब नॉर्मल सी होती है। किसी पर्सन में एक सेट ऑफ मतलब थॉट प्रोसेस होता है, दूसरे पर्सन में दूसरा। तो हम सब अलग होते हैं। लेकिन अगर हमें ये जो चीज़ें जो नॉर्मल हमारा बिहेवियर है उसमें से कुछ बिहेवियर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हमारी लाइफ में, जैसे देखिए मैंने बार बार हर वीडियो में बताया कि डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं, कि हमारे पास एक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं और वो सेट ऑफ सिम्टम हमारी लाइफ में जो सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन कोज करते हैं, तब हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी को भी जब हम डिसऑर्डर बोलते हैं कि हमारा कुछ बिहेवियर या कुछ हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाए जो हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी जो सोशल लाइफ है या हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसमें डिसफंक्शन कोज करने लगे, तब हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है उसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम पर्टिकुलर इसके बारे में बात करेंगे। तो इस कुछ हफ्तों में मैं सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। हम जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो हम अलग अलग क्लस्टर्स की बात करेंगे। जब दोस्तों हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? हमारा जो साइकेट्रिक क्लासिफिकेशन है उसमें 9 क्राइटेरियाज़ हैं। उन 9 क्राइटेरियाज़ में अगर पर्सन 5 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये पर्सन, ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? बेसिकली इसमें एक क्राइटेरिया होता है इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ये लोग बड़े इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। एक टाइम इनको एकदम बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ एकदम कि सब कुछ लाइफ में एकदम बेस्ट है, और अचानक से फिर उनको एक एम्प्टीनेस ही आ जाती है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और मुझे शायद रहना भी नहीं चाहिए। सो इमोशनली वो बड़े, उनके आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से उनका थॉट प्रोसेस या जो इमोशंस है वो चेंज होते रहते हैं। इमोशनली बड़े अनस्टेबल होते हैं। उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है, हम बोलते हैं मतलब आइडियलाइजेशन एंड डिवेल्यूएशन। अचानक से वो एक पर्सन को आइडियलाइज़ करते हैं कि तुम भगवान हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और पता लगा शाम को उसी पर्सन को वो गाली देने लगते हैं कि तुम तो, मैं वो वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहता, वो वर्ड आप मतलब ये कोई रॉकेट साइंस ने, आप खुद भी जानते हो उन वर्ड्स को। तो वो एकदम से आइडियलाइज़ करते हैं किसी पर्सन को और एकदम से वो डिवेल्यूएट करते हैं उसी पर्सन को। तो उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप है उसमें भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी अनस्टेबिलिटी होती है। एक मिनट में उनको लगता है कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड दूसरे मिनट लगेगा कि यार अरे वो पर्सन किसी काम का ही नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड क्राइटेरिया अगर हम बात करें कि इसी ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी और जो रिलेशनशिप की उनमें अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से उनमें क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आ जाती है। अंदर हमेशा एक खालीपन सा रहता है कि शायद मैं खुश नहीं हूँ, मैं फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी रहा हूँ या नहीं जी रही हूँ ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो वो मेल में काफ़ी कॉमन होता है, बट जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो फीमेल में काफ़ी कॉमन होता है। तो इनमें एक अलग तरीके की क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, हमेशा एक खालीपन सा, अंदर एक लो फीलिंग हमेशा उनमें रहती है। कभी कभी वो खुश होते हैं तो उनको लगता है यार शायद लाइफ ऐसी होनी चाहिए, अदरवाइज उनमें एक बड़ी एम्प्टीनेस सी रहती है। उसके अलावा उनमें बेसिकली जो एक फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड द रियल और इमेजिन्ड अबंडमेंट से बड़ा उनको डर लगता है। अचानक से परेशान हो जाते हैं, अरे वो मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तो छोड़ तो नहीं देगा, उसने मॉर्निंग में एक बार कॉल नहीं किया तो यू डोंट लव मी, तो मेरी केयर नहीं करते हो। तो उनमें वो एक बड़ा एक अबंडमेंट का वो फीलिंग हमेशा रहती है। उनमें जो एक सेल्फ इमेज, डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज होती है, एकदम बहुत अच्छा फील करते हैं, एकदम बहुत मतलब पीक पे फील करते हैं, और अचानक से एकदम फील करते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अपने बारे में जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो एक सेल्फ इमेज है, वो उनकी बड़ी क्लियर नहीं होती। वहाँ पे बड़ा एक मार्क डिस्टर्बेंस होता है उनकी पर्सनैलिटी में, अनस्टेबल उनकी सेल्फ इमेज होती है। उनमें बड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इन लोगों में, एटलीस्ट 2 एरियाज़ में, जैसे कि अचानक से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाएंगे, अचानक
से वन नाइट स्टैंड में चले जाएंगे, अचानक से सेक्सुअल बिहेवियर किसी के साथ कर लेंगे, सब्सटेंस अब्यूज़, अचानक से पता लगा कि उन्होंने कभी नहीं किया, अचानक से कुछ कैनाबिस, भांग, गांजा, कोकेन कुछ यूज़ कर लिया। रेकलेस ड्राइविंग होती है उनमें, अचानक से गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, कभी कभी बिंज ईटिंग, क्योंकि एक इमोशनली, जैसे मैंने बताया, क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो कभी कभी वो अपने इमोशंस को जो कंट्रोल करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए उनमें बिंज ईटिंग, खाने का सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उनमें बिंज ईटिंग होती है। तो ये जो कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जैसे कि अचानक से पैसा ज़्यादा खर्च करना, सेक्सुअल बिहेवियर जो आपका सब्सटेंस यूज़ है या रेकलेस ड्राइविंग है, इनमें से दो मतलब उनमें होने चाहिए। उसके अलावा उनमें अचानक से एक इनअप्रोप्रिएट एंगर आउटबर्स्ट होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आपको लगेगा कि यार ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी। तो अचानक से वो मतलब एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल फाइट में इसलिए बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में उनको भी लगता है कि शायद ही मुझे करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो अचानक से एक उनमें जो एंगर आउटबर्स्ट है वो इट्स डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल द एंगर, ये उनमें एक क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा उनमें एक जो मैंने बताया कि अनस्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है, जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से एक जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो बड़ा अनस्टेबल होता है, वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाते, बार बार फ्रेंड्स को बड़ा उनके साथ डिफ़िकल्टी होती है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप में उनको बड़ी दिक्कत होती है। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर होता है, उनमें सेल्फ हार्म बिहेवियर होता है, आप उनके हाथ चेक करोगे तो हमेशा कटे फटे मिलेंगे, बार बार अपने आप को सेल्फ हार्म करना, सुपरफिशियल कट करना हाथों पे, जब हाथों पे बार बार कर लेते हैं तो कभी कभी नीचे थाइस पे करने लगते हैं, इवन नीचे काफ मसल्स पे करने लगते हैं। तो आप जब भी उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे हमेशा उनके हाथ पे, थाइस पे हमेशा कट मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल फिजिकल पैटर्न ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। उनमें सुसाइडल बिहेवियर जो मैंने बताया, क्रोनिक एम्प्टीनेस होती है इसलिए उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी होते हैं, और जो है एंगर आउटबर्स्ट होता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होता है, उसलिए वो बड़े सुसाइड प्रोन होते हैं, बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश। छोटी सी आप पता लगा आपसे कोई छोटा सा झगड़ा हुआ, अचानक से रूम बंद कर लेगी आपकी गर्लफ्रेंड कि मैं भी तुझे दिखाती हूँ, और पता लगा कि मैं भी पंखे के लटक जाती हूँ, रस्सी वस्सी बांधने लगेगी। तो ये उनमें रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर काफ़ी होता है, और जो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बड़ा कॉमन होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। उनमें स्ट्रेस रिलेटेड जो पैरानॉइड आइडियाज़ हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, कि मतलब अचानक से लोगों पे शक्की हो जाते हैं। तो ये जो शक्की होना, ये भी एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक क्राइटेरिया, कि जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं लोगों के बारे में। या डिसोसिएटिव सिम्टम जो मैंने अलग से बात की थी दूसरे वीडियो में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, तो उनमें कुछ डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये इनके सारे नो क्राइटेरिया हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, कि एक क्रॉनिक उनमें फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, उनमें जो फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड द रियल और इमेजिन्ड अमेंडमेंट, उनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, उसकी वजह से एक रिलेशनशिप की अनस्टेबिलिटी होती है, उनमें एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल बिहेवियर, ओवर स्पेंडिंग, द रेकलेस ड्राइविंग, सब्सटेंस यूज़। उसके अलावा उनमें एक इनअप्रोप्रिएट एंगर आउटबर्स्ट होता है, कि अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, और जो एम्प्टीनेस एक डिप्रेसिव सिम्टम की वजह से उनमें एक सुसाइडल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, और एक उनमें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होता है। अगर इन 9 क्राइटेरिया में से दोस्त अब अगर हम 5 क्राइटेरिया किसी पर्सन में फुलफ़िल कर रहे हैं, इसका मतलब वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मेनली थेरेपी का रोल ज़्यादा होता है। इसमें एक हम बोलते हैं DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हम कुछ मूड स्टेबलाइज़र भी यूज़ करते हैं। तो उनमें अगर मेडिकेशन की हम बात करें तो कुछ मूड स्टेबलाइज़र, जो एंटी डिप्रेसेंट एंड जो लो डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक, इनका कॉम्बिनेशन का इन पेशेंट में फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में काफ़ी अच्छा रोल है। बट हाँ, साथ में आपको जो बिहेवियर थेरेपी जो मैंने बताया, पर्टिकुलरली डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है। उनको हम जो उनका टॉलरेंस बिहेवियर है, जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, उनमें जो माइंडफुलनेस है, काफ़ी प्रभावी इलाज है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमेशा होता है क्या कि एक ये ईगो सिंटोनिक है, उनको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे आसपास के लोग गलत हैं। तो हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले को, इंक्लूडिंग द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हमें इनसाइट डेवलप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें पहले वी हैव टू डेवलप द इंसाइट इन द पर्सन कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए अगर इंसाइट डेवलप नहीं होगी, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो रियलाइज़ नहीं करेगा, और रियलाइज़ नहीं करेगा तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसको आपको इंट्रोस्पेक्ट करवाना है, उसको इंसाइट देनी है, और इन थेरेपीज़ का रोल है। और साथ में सिम्टम्स का मेडिकेशन के साथ आपको उसमें उसके सिम्टम्स को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन इसका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का काफ़ी प्रभावी इलाज है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के आसपास के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या किया जाए, हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें भी या नहीं करें। इसलिए हम मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को आप अकेले ना छोड़ें। और यस थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, थोड़ा रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट हाँ कॉम्बिनेशन से वो पेशेंट काफ़ी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे ही मैं नया वीडियो बनाता हूँ आपके पास इमीडिएटली आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और ये जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की जो मेरी मुहिम है उसमें उसको फैलाने में मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।